Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCRT सीरीज। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 6 टू क्लास 8 तक की SST सीटेट पेपर 2 का सिलेबस पूरा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हिस्ट्री हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, पॉलिटी हमारी 8th क्लास की चल रही है, ज्योग्राफी भी 7th तक हो गई है, 8th की रिमेनिंग है जिसकी वीडियोज आज से मिलने लगेंगी। ओके ना, अगर कुछ भी आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हो। हाँ, ये सीरीज़ अगर आप पूरी फॉलो करते हो तो आप आई एश्योर कि आपके 50+ मार्क्स कहीं नहीं जाने। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखिए, ये चैप्टर है कानूनों की समझ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप सभी को कुछ ना कुछ तो कानून पता ही होंगे कि देखिए, वोटिंग के लिए एज एक डिसाइडेड है कि 18 साल से 18+ वाले वोट दे सकते हैं। मैरिज के लिए एक एज डिसाइड है, ठीक है। कोई संपत्ति खरीदनी बेचनी है उसके लिए भी एज डिसाइड है। तो हर चीज़ की एक एज डिसाइड है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, कानून। अब अगर हम बात करें जो ये कानून है ये डिसाइड कौन करता है, तो देश के लिए जो कानून कहाँ बनते हैं, संसद में बनाए जाते हैं, ठीक है। कानून बनाने की जिम्मेवारी किसकी है, संसद की है, ठीक। अब अब दिमाग में ये आता है कि ये कानून क्या सभी पर लागू होते हैं या नहीं, या फिर नए कानून किस तरह अस्तित्व में आ जाते हैं। कोई भी नया कानून आया तो वो किस तरह प्रचलन में आ जाता है धीरे धीरे करके पूरे देश में, ठीक। या फिर कोई कानून मान लीजिए अलोकप्रिय है, लोगों को नहीं पसंद है या विवादास्पद है, तो उसे कैसे हटाया जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन ना। देखिए, सबसे पहला तो यही टॉपिक है कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं। तो देखिए, इसमें एक केस स्टडी बताई जा रही है कि एक सरकारी अधिकारी के बेटे होते हैं, उन्हें जिला अदालत ने 10 साल की कोर्ट की सज़ा 10 साल की सज़ा सुनाई होती है। तो फिर क्या करते हैं, वो जो सरकारी अधिकारी चूँकि होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने बेटे को भाग निकालने में मदद करते हैं। तो यही इसमें पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि उस अधिकारी ने यह सही काम किया? क्या वो उसका बेटा है इसलिए उसे माफ़ी मिल जानी चाहिए, या फिर बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर हैं, उनके इस वजह से उन्हें छूट मिलनी चाहिए? तो देखिए, इसका आंसर यहाँ दिया है कि ये सीधे-सीधे गलत है, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन है। हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे वहाँ क्या है, विधि, हमारे देश में क्या है, विधि का शासन है। विधि का शासन से हम क्या समझते हैं, विधि का शासन मतलब होता है कि सब पर लागू होना, चाहे फिर वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम नागरिक हो, सभी के लिए जो कानून है वो सभी के लिए गलत है, तो वो सबके लिए गलत है, नीचे से ऊपर तक, ठीक है, सभी के लिए गलत है। कोई छोटा से छोटा आदमी हो या बड़ी से बड़ी पोस्ट पर बैठा हो, ठीक है ना। देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कोई हाई पोस्ट पे है तो वो सत्ता का दुरुपयोग करेगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे, ओके। हम किसी भी हमारा कानून जो है किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करता है। कानून के शासन का मतलब ही यही होता है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे, ओके। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होगा, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो, कोई धन्ना सेठ हो, क्या कोई आम व्यक्ति हो, कोई या फिर राष्ट्रपति हो, ठीक है। किसी भी अपराध या फिर कानून के उल्लंघन के लिए एक निश्चित सजा होगी जो कि सबको भुगतनी पड़ेगी, जो उस कानून का उल्लंघन करेगा, ओके, जो उस रूल्स को नहीं फॉलो करेगा। सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया होगी, जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाएगा कि भाई वो साबित हो गया, प्रूफ हो गया, तब उसे सजा मिलेगी, ठीक। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा होता है? तो देखिए, प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों में अपने-अपने अधिकार, देखिए क्या था पहले के टाइम पे, क्या होता था, एक कानून असंख्य स्थानीय कानून मतलब एक स्थान पे भी अलग-अलग तरह के कानून चलते थे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने कोई अपराध किया, अब वो उच्च जाति से आता है तो उसे कम सज़ा मिलेगी, निम्न जाति से आता है तो उसे ज़्यादा सज़ा मिलेगी। ये प्राचीन समय में था। किसमें? प्राचीन भारत में। यही इसमें लिखा है, ठीक है।
जाति के आधार पर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती है। ठीक नाउ, लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे परिपक्वता होती गई, जाति के आधार पर सजा देने के भेदभाव या चलन खत्म होता गया। नाउ, अब अगर हम बात करें, एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन का मिसाल है कि ये वाला पैसेज भी पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हमारे देश में शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने, बहुत देखिए आज भी ऐसा लोग कुछ मतलब आज नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा मानना था कि अंग्रेजों ने ही शासन की शुरुआत की थी। बहुत सारे लोगों का मानना था नहीं। इतिहासकारों ने इस बात पर काफ़ी विवाद रहा। कुछ का मानना था कि उन्होंने ही शुरुआत की थी शासन की, कुछ कहते थे नहीं। इसके कई कारण हैं। उन्होंने कारण ये बताए कि औपनिवेशिक कानून मनमाने पन पर आधारित थे। लेकिन अगर सच्चाई ये है तो ब्रिटिश जो कानून बनाते थे ना, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए बनाते थे। अब उसका एग्जाम्पल उन्होंने व्यक्त किया है इतिहासकारों ने कि देखिए 1870 का राजद्रोह जो एक्ट है वो उसी का एग्जाम्पल है। अंग्रेजी शासन ने अपने मनमानेपन का मिसाल इसमें दिया। क्या किया इन्होंने, इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत ज़्यादा व्यापक थी। इसके मुताबिक ये था इस 1870 के राजद्रोह एक्ट में कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध करेगा या फिर उसकी आलोचना करेगा तो उस पर करा जाएगा, मुकदमा उस पर चलाया जाएगा, और मुकदमा चलाए बिना ही मतलब उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये इनका 1870 का राजद्रोह एक्ट था कि ये जो कानून बनाते थे ना, सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाते थे। ओके, देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया है रॉलेट एक्ट के बारे में। ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है, हिस्ट्री में भी हमने पढ़ी है, बट स्टिल हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट जो है अंग्रेजों के, रॉलेट एक्ट में क्या है, अंग्रेज अपने मनमाने अपन का एक उदाहरण इस पे भी इन्होंने दिया है। इस कानून के जरिए क्या होता था कि ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। ठीक है, महात्मा गांधी सहित क्या है, बहुत सारे भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या किया, एक मतलब खिलाफ उसके खड़े हुए। फिर क्या होता है, भारतीय विरोध के बावजूद भी इस इतना विरोध हुआ, महात्मा गांधी और बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया, बट हुआ क्या, 10 मार्च 1919 से रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया विरोध करने के बाद भी। फिर पंजाब में क्या हुआ, इस कानून का भारी पैमाने पे विरोध हुआ। इसी क्रम में क्या हुआ कि 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, और इन नेताओं को की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। और जिस समय यह सभा चल रही थी उस समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ। ठीक है, उसने बाहर निकलने का रास्ता, उसने क्या किया, उस जनरल डायर ने, ब्रिटिश फौजी ने क्या किया, बाहर निकलने के रास्ते बंद कर दिए और चेतावनी देने लगे और अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में कई 100 लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात हो रही है, और असंख्य लोग जख्मी भी हुए थे। मरने और घायल होने वाले में बहुत सारे लोग, बच्चे भी थे, औरतें भी थीं। ठीक है, इस पेंटिंग में जलियांवाला बाग, ये जलियांवाला बाग नरसंहार की इमेज है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इतना पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेज द्वारा सत्ता के इन मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उनकी आलोचना करते थे। अपनी बात को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू किया। अब यह समानता का संघर्ष था उनका। उनके लिए कानून का मतलब ये था कि जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। भाई मान लिए उनकी सत्ता है, अंग्रेजों की सत्ता है, अब उनका कानून अगर नहीं मानेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देते थे सख्त, है ना। ये बात थी, तो हमें क्या करना, हमारी मजबूरी थी कानून का, उनके कानून को मानना। ठीक, विद्रोह होते थे बट स्टिल अगर मान लो उस एक्ट को खारिज नहीं किया गया तो फिर वही मानना पड़ता था। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। 19वीं सदी के आखिरी तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा। फिर क्या हुआ, कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करें। फिर अगर हम बात करें, ये तो ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। देखिए अब ये होने लगा कि कानून की हिफाजत, अब होता ये है कि ये एग्ज़ाम में कई बार इस सीटेट में पूछा गया है कि हिंदू एक्ट 2005
के उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में हमने पढ़ा भी है। इसमें ये होता है कि जैसे प्रॉपर्टी में भाई को ही मतलब बेटे को ही संपत्ति का अधिकार होता था, बट बेटों को भी होगा, बेटियों को भी होगा और माँ को भी होगा, ठीक है? तीनों को संपत्ति का अधिकार होगा। ये किसके अकॉर्डिंग है? 2006 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के अकॉर्डिंग। अब नए कानून किस तरह बनते थे? अब इसे डिस्कस करना है कि कानून कैसे बने। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बात करें तो संविधान में जो नियम है, संविधान में जो बातें उल्लिखित हैं, उनके हिसाब से क्या होता है, समय समय पर जैसे जैसे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उस अकॉर्डिंग क्या हमारे प्रतिनिधि या फिर हमारे जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, जो जो संसद में बैठते हैं, वो प्रतिनिधि क्या करते हैं, उस प्रस्ताव को, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वाला पर्टिकुलर प्रस्ताव वहाँ पर रखते हैं, फिर उस पर कानून बनाए जाते हैं। इस तरह भी कानून बनते हैं। और दूसरा एक इस तरह से कानून बनता है। दूसरा कैसे कानून बनता है? समाज की जो ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से कानून बनता है ना? बनता है, पारित होता है, फिर लागू किया जाता है, ठीक? तो नए कानून इसी तरह बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है, ठीक? अब आम तौर पर अगर हम बोले, सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की ज़िम्मेदारी होती है कि लोगों के सामने ही आ रही समस्या के प्रति संवेदनशील हो। अब देखिए, फिर जो सामाजिक समस्या होती है, जैसे घरेलू हिंसा इसमें आ रही थी। अब घरेलू हिंसा में ये है कि बनी 2005 में ऐसा हुआ, मतलब ये एक्ट आया 6 में 2006 में ये घरेलू हिंसा वाला एक्ट पारित हुआ। इसमें ये बताया गया है कि परिवार का कोई पुरुष जैसे कि पति और कोई परिवार की कोई औरत जैसे कि पत्नी के साथ मारपीट या चोट पहुँचाना, है ना? धमकी देना, ये सब घरेलू हिंसा अगर होगी, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक किसी भी तरह से अगर उसे चोट पहुँचाई जाएगी, तो फिर क्या होगा कि घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा के परिभाषा घरेलू शब्द का शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। अब तो मतलब वो उन्हीं के लिए ये कानून है जिनको ये उत्पीड़न पहुँचाया जा रहा है। और मान लीजिए कोई महिला सह रही है ना? किसी आदमी के साथ रह रही है, वो इस तरह की चोट पहुँचाना, इस तरह का काम कर रहा है, तो भी वो भी गलत कर रही है, वो भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग गलत कर रही है, ठीक है? और भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक मकान पे एक छत के नीचे रह चुकी है, वो भी गलत है इस कानून के अकॉर्डिंग। देखिए, ये कहानी दिया है घरेलू हिंसा का, ये पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ये पूछा गया है कि 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ, लागू होने की डेट पूछी गई है, तो आप याद रखना 2006 में, ठीक? नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया है, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। देखिए, अलोकप्रिय और अलोकप्रिय मतलब जो लोगों को पसंद ना हो। विवादास्पद कानून, जिस कानून से लोगों को समस्या हो रही है, वो विवादास्पद हो जाएंगे, भाई लोग उसे मानेंगे नहीं, तो विवाद का, चर्चा का मुद्दा हो जाएगा। और अलोकप्रिय क्यों? क्योंकि वो लोग उस कानून को मान नहीं रहे। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी ऐसा कानून बना जिसे लोग नहीं मानते या नहीं अपनाना चाहते, तो वो अपना क्या करेंगे? अखबारों में लेख लिखेंगे, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं, ठीक है? हमारा जैसे कि लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी सहमति व्यक्त कर सकता है। बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार किया जा सकता है, दोबारा विचार के लिए दबाव पड़ सकता है, ठीक है? अगर हम बात करें तो नगर पालिकाओं की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल के संबंध में विभिन्न नगर पालिका कानून में पटरी पर, जैसे मान लीजिए एक ये उदाहरण लिया गया नगर पालिका की, इसमें ये बोला गया है कि जो मतलब रोड पे, साइड पे क्या सब्जियां लगाते हैं, तो उनके हिसाब से वो गैर कानूनी है ना? फेरी लगाने वाले, दुकान लगाने वाले, ये सब गैर कानूनी। इनमें कोई संदेह नहीं कि ये बिल्कुल संदेह तो नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून ज़रूरी हैं, लेकिन आसानी से फुटपाथ पर
तभी लोग आसानी से फुटपाथ पर चल रहे हैं। लेकिन इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि फेरी वाले, फल वाले, बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को ज़रूरी चीज़ें और सेवाएँ सस्ती कीमत पर दे रहे हैं और कुशलतापूर्वक दे रहे हैं, और वही क्या है, उनकी रोज़ी-रोटी का साधन है, ठीक है? लिहाज़ा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता और दूसरे समूह की अपेक्षा करता तो उस पर विवाद होता, खड़ा किया जा सकता है, टकराव की स्थिति होती, है ना? लेकिन अब ये देखिए, ये कानून जो है, इससे क्या हो रहा है, लोग सोचते हैं संबंधित कानून सही नहीं है, तो उस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत के शरण में जाते हैं। लेकिन अगर लोगों को ऐसा लगता है ये कानून संविधान के विरुद्ध है, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है या फिर रद्द किया जा सकता है। मतलब ये कानून बनाया गया है ना कि इसके भीतर इनको नहीं लगाना है, गैर कानूनी घोषित किया है, तो यही लोगों में लोग इसे नहीं मानना चाहते हैं। लोगों में यही विवादास्पद कानून है या फिर अलोकप्रिय है कि ये जो फेरी वाले हैं और ये सब्जियाँ, मतलब सब्जियाँ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? तो इस पैसेज में यही दे रखा है। यहाँ पे कुछ एक इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेशन दी है, हमने पढ़ा है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। देखिए, रोज़ा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने क्या किया था, 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था, ठीक है? तो यही ये कानून बताया गया। अब उसके फलस्वरूप क्या हुआ, 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया, और इस कानून के ज़रिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल भेद, धर्म, जाति, राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उपरोक्त चित्र में रोज़ा पार्क्स बस में यात्रा करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ये है, एग्ज़ाम में पूछा गया, तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है? तो ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, और कुछ था नहीं, हाँ, कुछ यहाँ पे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन इसे देख लेते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ ही नहीं खत्म होती, इसके बाद भी हमें अखबार और, मतलब हमने जैसे प्रतिनिधि को चुन लिया, जनप्रतिनिधि हमारे प्रति उत्तरदायी होते हैं, हमने चुन लिया, ठीक है? उसके बाद भी हमें जागरूक रहें। भाई, जनप्रतिनिधि को हम ही तो बताएंगे कि हमारे एरिया में ये समस्या है, तभी तो वो जाएंगे हमारे प्रश्नों को लेकर, प्रश्न आवर में जो क्वेश्चन आवर होता है, हमारे प्रश्नों को, हमारी समस्याओं को रखेंगे, ठीक है, संसद में, तभी उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित होगा, तभी कानून बनाया जाएगा, है ना? तो हम अखबारों के ज़रिए, मतलब थोड़ा-सा एक्टिव रहें, संचार माध्यम के ज़रिए हम खुद एक्टिव रहें, हम खुद जागरूक रहें, ये वाली बात है ना? हमें ऐसा लगता है कि काम नहीं हो रहा, आलोचना, तो ये यही अ, लिखा है इसमें, ठीक है? इससे ये भी होगा कि मान लीजिए किसी मुद्दे पे नहीं पता है संसद में लोगों को, तो उनको वो भी पता चल जाएगा कि भाई इनके एरिया में ये समस्या है ना? जिनको पता है तो उनको रिमाइंड भी करा सकते हैं हम अपने जनप्रतिनिधि के द्वारा, ठीक है? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने बहुत ईज़ी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की, इसके बाद भी हम और डिस्कस कर लेंगे। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ बना रही हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आप एक-एक लोग अगर देख रहे हैं ना, तो एक-एक लोग भी आप शेयर कर दें, एक-एक अपने-अपने फ्रेंड्स के, सबके फ्रेंड्स ज़रूर होंगे, ठीक है? तो आप शेयर कर देंगे तो मुझे भी मोटिवेशन लेके मिल जाएगा, और मेरा पढ़ाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा कि भाई सभी को फ्री में शिक्षा मिल रही है अच्छे से, ठीक है? और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, ठीक है? सो इट वाज़ इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।